So last time we discussed the idea of D and L forms of glucose. We'll just recap that quickly. We'll revise that. Last chiral carbon, very important was last chiral carbon. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जब हम फिशर प्रोजेक्शन, ऐसा वर्टिकल वाला लिखते हैं उसको फिशर बोलते हैं, साइक्लिक लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल वाले को फिशर, साइक्लिक वाले को हम लोग बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन. यस, उसमें जो लास्ट कायरल कार्बन है फिशर में, आखिरी वाला, यानी कि चेन में टेक्निकली फिफ्थ, कायरल लास्ट वाला और ऐसे सेकंड लास्ट, वो जिसको मैंने बॉक्स किया हुआ है, उसमें अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है तो वो D फॉर्म है, कैपिटल D. अगर लेफ्ट साइड पे है तो L फॉर्म, L सीरीज. नेचुरली सारे D फॉर्म्स होते हैं. जब आप उसको साइक्लिक में कन्वर्ट करते हो तो फर्स्ट कार्बन का OH ग्रुप देखने का, अगर नीचे है तो वो अल्फा है, ऊपर है तो वो बीटा है. इसको हम लोग ग्लूकोपाइरानोज बोलते थे. ग्लूकोज के साइक्लिक फॉर्म को ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं. लिस्ट ऑफ शुगर्स मैंने आप लोगों को दी थी, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी कहा हुआ है. उसके बाद हमने देखा था प्रेपरेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज वन वाज लेबोरेटरी प्रेपरेशन फ्रॉम सुक्रोज एंड सेकेंड वाज कमर्शियल प्रेपरेशन फ्रॉम स्टार्च. बोथ वर कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलिसिस. दोनों हाइड्रोलिसिस से ही किए गए थे, राइट? हाइड्रोलिसिस से ही दोनों किए गए थे. सो हमने किया ग्लूकोज का मेथड ऑफ प्रेपरेशन कंप्लीट. नाउ आई वांट यू टू गो टू योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, राइट? गो टू योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 300, पेज 300, page 300. Now you'll find there's a paragraph written about structure and properties of glucose. मिला सबको? हाँ जी, ओके, या. सो यहाँ पर आप देखो, हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज लिख रहे हैं. ऑब्वियसली फ्रॉम वील ऑल्सो कोऑर्डिनेट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, बट मेनली वील फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज that are because of the functional group that are present in the glucose molecule. Now can you tell me which functional group is present in glucose molecule? It is the aldehyde group, right? Glucose में कौन सा होता है? Aldehyde. और fructose में कौन सा होता है बच्चों? ग्लूकोज में aldehyde है और fructose में कौन सा है? Okay. So properties of glucose are due to aldehyde functional group. Obviously मैंने क्या सवाल पूछा था कि फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ? कीटोन. ठीक है, ग्लूकोज में aldehyde, फ्रुक्टोज में कीटोन. तो आगम आप बताओ, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कौन से टाइप के आइसोमर है? मैंने लिखवाया ये फंक्शनल आइसोमर्स. वेरी गुड, ठीक है. तो aldehydes एंड कीटोन्स फंक्शनल आइसोमर्स. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में पहला पॉइंट बहुत ही फालतू है, आप देखो वहां पे टेक्स्ट बुक में भी आपको मिलेगा. सिंपल पहला पॉइंट क्या बोलता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज फाउंड टू बी C6H12O6. आप बोलोगे क्या है उसमें, रॉकेट साइंस कौन सा है यार? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H12O6. ये तो ठीक है, सबको मालूम. स्ट्रक्चर भी हमको बनाने आता है, फिशर भी, हैवर्थ, वो तो ठीक है. जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शंस. दैट्स द मेन थिंग. दूसरा क्या है? 6 carbon atoms in the glucose molecule form a straight chain. This was given by the reaction of heating with HI. Now what is HI? What is the role of HI? ठीक है, so 6 carbon atoms form a straight chain ठीक है, प्रूवन बाय. देखो ये लोग ने किया क्या था कि ग्लूकोज की एक एक प्रॉपर्टी को एक एक रिएक्शन से प्रूव किया था. अपन सारे स्टेप्स लिख लेंगे तो आपको बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगी इसमें कि किस तरह से ये फॉर्मेट फॉलो हुआ था. ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ब्रांच नहीं है. 6 कार्बन एक लाइन में है, ब्रांच नहीं है. ये कैसे प्रूव किया? ये प्रूव किया बाय रिएक्शन विद HI. रिएक्शन विद, व्हाट इज HI? जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वैसे HI हाइड्रो आयोडिक एसिड.
करेक्ट, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो नोट करो, बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर मैं C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करता हूं, ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट करता हूं, तो मुझे मिलेगा दिस कंपाउंड इज N-हेक्सेन। N-हेक्सेन मिला, इससे क्या प्रूव हुआ? अगर आइसो या नियो ऐसा कोई फॉर्म मिलता तो ब्रांच मालूम पड़ता, बोलो हाँ कि ना। आइसो एंड नियो आर व्हाट? ब्रांच फॉर्म्स, बट मेरे को N मिला मतलब अनब्रांच्ड है। तो क्या मतलब मुझे क्या मतलब पता चला कि ये स्ट्रेट चेन में है। नाउ व्हेन आई से स्ट्रेट चेन, मेनी पीपल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन वर्टिकल है, स्ट्रेट चेन का मतलब स्ट्रेट चेन। आप हॉरिजॉन्टल लिखो, वर्टिकल लिखो, मतलब ब्रांच नहीं होना चाहिए, ये मेन आइडिया है। तो बहुत ही सिंपल था। तो हर एक प्रॉपर्टी को एक केमिकल रिएक्शन से जोड़ना है, बस इतना करना है आपने। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, चलो थर्ड है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो होना ही चाहिए। अगर एल्डिहाइड है या कीटोन, दोनों में C डबल बॉन्ड O ग्रुप तो है ही। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH है और कीटोन में C डबल बॉन्ड O R से जुड़ा हुआ है। तो कंटेन्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज मॉलिक्यूल contains carbonyl group, contains carbonyl group. How, what is this proven by? Again, कैसे देखो, inferred मतलब proven, concluded, ठीक है, by observation that glucose forms oxime with hydroxylamine. ना ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, नो डाउट, ठीक है। ये एक्चुअली एल्डिहाइड्स कीटोस चैप्टर में मैं आपको कराऊंगा, बट फिलहाल याद रखो, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलअमाइन टू फॉर्म ऑक्साइम। हाइड्रोक्सिलअमाइन के साथ रिएक्शन करके वो बनाता है ऑक्साइम। Now I'll write the reaction here for you. You may not understand it completely, to be honest, as I said. So don't worry about it. Now please note how I have written the structure of glucose here. Normally अपन कैसा लिखते हैं बच्चों? अपन 6 कार्बन एटम्स को चेन में लिखते हैं, है ना। लास्ट वाला CH2OH, ऊपर वाला C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड है, और बाकी सबको अपन HOH और HOH ऐसा लिखते हैं, ऑल्टरनेट, करेक्ट। ये बहुत बार लिख चुका हूं मैं और ये बार बार लिखते रहेंगे हम, नो डाउट। ना यहाँ पर HOH जो है ना, इसको मैंने 4 बार ऐसे कंटिन्यूएशन में लिखा। बात समझ में आई? जस्ट टू शो दैट सेंटर में 4 बार CHOH कंटिन्यूएशन में है। फर्स्ट वाला एल्डिहाइड ग्रुप है ऑब्वियसली, और लास्ट वाला CH2OH ग्रुप है। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज गोइंग टू रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलअमाइन। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान से देखना। हाइड्रोक्सिलअमाइन, NH2 मतलब अमाइन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है। ये तो अल्कोहल फिनॉल में किया हमने, तो अपने को मालूम है कि NH2 मतलब अमाइन होता है और OH मतलब हाइड्रोक्सिल होता है। तो NH2OH ये ग्रुप का मतलब हुआ हाइड्रोक्सिलअमाइन। बोलो हाँ कि ना? इजी है, समझ में आया है ना। अब यहां पर H2O मॉलिक्यूल निकाल दो, तो क्या बचेगा बच्चों? ध्यान से देखो, अपने पास बचेगा CH डबल बॉन्ड NOH। यस, सिंपल, बस H2O निकाल के जो बचा उसको ये करना है, जोड़ना है। बाकी पूरा मॉलिक्यूल अनटच्ड रहेगा, एज इट इज रहेगा, तो उसको तो सिर्फ रिपीट करके लिख देना है, उसको हाथ ही नहीं लगाना। ओके,
इसका मतलब ये वाला जो कंपाउंड बना है इसका नाम है ऑक्साइम। किसका ऑक्साइम था ये? ग्लूकोज का, तो इसलिए इसका नाम होगा ग्लूकोक्साइम। अब 2 O नहीं, ऑब्वियसली एक O अपने को निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट नाम बन जाएगा ग्लूकोक्साइम। क्या नाम बनेगा? रिपीट करो मेरे साथ, क्या नाम होगा इसका? ग्लूकोक्साइम। ठीक है, सिंपल। क्या इससे प्रूव हुआ भाई? इससे प्रूव हुआ कि सर उसमें एक कार्बोनिल ग्रुप था। सॉरी, मैंने कार्बोक्सिल लिख दिया गलती से, माय बैड। कार्बोनिल ना, कार्बोनिल यानी कि, अच्छा मैंने कार्बोनिल ही लिखा था, हैंड राइटिंग गड़बड़। कार्बोनिल यानी कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमाइन नाम के रिएजेंट के साथ, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल अमाइन नाम के रिएजेंट के साथ काम करके, इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है ऑक्साइम। क्या बनाता है? ऑक्साइम। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट और अंडरलाइन करते जा रहा हूं। ठीक है, व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन? सो दैट वाज पॉइंट नंबर 3, दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 3। नाउ वी गो टू प्रॉपर्टी नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज। क्या है? देखो, कार्बोनिल इज इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड। ऑब्वियसली ये तो पता ही है ना यार, कि पहले तो बोला कार्बोनिल है, अब बोलता है कार्बोनिल अल्डिहाइड है। क्योंकि कार्बोनिल क्या हो सकता है? C डबल बॉन्ड O भी हो सकता था, R और R होता तो ये कीटोन हो जाता, पर यहां पर R और H है यानी कि अल्डिहाइड है। ये कैसे प्रूव करेंगे ये देखना है। तो देखो, बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन। पहले अपन ने बोला 6 कार्बन लाइन में लगे हुए, फिर अपन ने बोला कार्बोनिल ग्रुप है। अब वो बोल रहा है कार्बोनिल इज इन द फॉर्म ऑफ विच ग्रुप? ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप। मतलब और स्पेसिफिक हो गया, इट्स इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड। अगेन प्रूवन बाय, हाउ डू यू प्रूव दिस? Very logical way to write this. How do you know? How are you sure कि नहीं इधर aldehyde ही था और कुछ नहीं था? It's simple. It is oxidation of glucose into aldehyde on oxidation produces what? मैंने अल्कोहल चैप्टर में कराया है। प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स aldehyde. Aldehyde on further oxidation gives acid. बोलो हाँ कि ना? यस, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो अल्डिहाइड मिलेगा, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करो एसिड मिलेगा। क्या ग्लूकोज में अल्डिहाइड था? क्या वो ऑक्सीडाइज होने पे एसिड बनेगा? हाँ, ऑब्वियसली। तो ग्लूकोज में अगर ऑक्सीडेशन करूंगा तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। ये तो किसी गधे को भी पता हो जाएगा यार, अभी सीधी बात है। मतलब कि सीधा सीधा प्रूव हो गया कि अगर उसके ऑक्सीडेशन से ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, मतलब ओरिजिनली उसमें फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड था। सीधी बात है यार। तो बोलोगे हाँ बात तो सही है। अब ऑक्सीडेशन करना है तो कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है भाई। तो पहला हम लोग माइल्ड से चालू करेंगे। तो माइल्ड में क्या बोलता है वो कि भाई यहाँ पर CHO था, यहाँ पर CHOH कितनी बार था? 4 बार। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे आया। और यहाँ पर है CH2OH। अब ध्यान से देखना जरा। मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले एक लाइन लिख के यहाँ पर बताई थी कि प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड बनाएगा, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा। ये सबके दिमाग में गया, ये तो पता ही है आप लोगों को, सबको मालूम है। ये अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में काफी इन डेप्थ किया हमने ये। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते हैं। यहां पर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, बोलो हाँ कि ना।
यहां पर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है, कितने? 4। अच्छा, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनता है? प्राइमरी से एल्डिहाइड, तो सेकेंडरी से कीटोन, ऑब्वियसली ये भी किया हमने। तो लॉजिकल रीजनिंग, रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकल रीजनिंग देखें तो अगर मेरे पास अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसका भी ऑक्सीडेशन कर देगा और इन चारों का भी ऑक्सीडेशन कर देगा। बोलो हाँ कि ना? तो मेरे को, हाँ, फिलहाल मुझे इसका ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नहीं ले सकता। बात समझ में आई बच्चों? इस रिएक्शन में मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि सर मुझे अल्कोहल ग्रुप जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना है। ये बात का सेंस आप लोगों को समझ में आया बच्चों? क्योंकि यहां तो मैं एल्डिहाइड प्रूव कर रहा हूं ना। तो ब्रोमीन वाटर, ध्यान से देखना। अब आप बोलोगे सर ब्रोमीन समझ में आया, वाटर, ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों, ये ध्यान में रखना। क्या है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका फायदा ये है, ये इतना माइल्ड है, वीक है कि ये सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप को ही ऑक्सीडाइज करेगा, बाकी जो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप है उनको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो क्या ये हमारा पर्पस सर्व करता है? डेफिनेटली यस। बहुत ध्यान से देखें। आई होप ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई होगी। आप देखेंगे, मैं आपको फिर से बताता हूं, ये पार्ट और ये पार्ट मैंने एज इट इज रखा है, ध्यान से देखो, कंपेयर करो, समझ में आया? तो मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं? क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वो इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पा रहा है, पर एल्डिहाइड ग्रुप को उसने एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ? बोलो हाँ कि ना? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान। अच्छा, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है भाई कि एल्डिहाइड ग्रुप था, ये तो प्रूव हो गया। अब ये कैसे पता चला कि उसके अंदर 5 OH ग्रुप है? कितने OH ग्रुप है टोटल? 5। ये मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में पॉलीहाइड्रोक्सी ये वर्ड बताया था, याद है? 5 OH ग्रुप्स है ना, पॉलीहाइड्रोक्सी बोला था हमने इसको। तो 5 OH ग्रुप्स, ये अगेन प्रूवन बाय कैसे प्रूव किया इसको? तो इसका कैसे किया प्रूव? बाय रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन किया तो इससे पता चला कि 5 OH ग्रुप हैं। कैसा? 5 अलग अलग OH ग्रुप है। अब सवाल ये आता है कि बच्चों को ये ध्यान में नहीं रहता कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, कोई बता सकता है एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? एनी आइडिया? टेक अ गेस। रॉन्ग हुआ तो कोई बात नहीं, ट्राई तो करो। आगम? ओम? नहीं? अच्छा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है? बेसिक है या शायद आता होगा। अच्छा कोई बात, चलो देखते हैं। इमेजिन करो आपने एसिटिक एसिड के क्या ले लिए बेटा? 2 मोल्स ले लिए, CH3COOH एसिटिक एसिड के 2। इसलिए मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ। एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक चीज़ है, पर कई सारे बच्चों को नहीं पता होता ये, इसलिए मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। ध्यान से देखना, द इंटेलिजेंट वे ऑफ राइटिंग इट इज टू राइट इट उल्टा। एक मॉलिक्यूल को मैंने CH3C डबल बॉन्ड OOH लिखा, दूसरे को उल्टा लिखा, देखो HOC डबल बॉन्ड और CH3।
है तो दोनों ही एसिटिक एसिड, बरोबर है ना। तो यहां इन दोनों के बीच में से मैं वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूंगा, तो मैंने इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन किया, बोलो हाँ कि ना। दो मॉलिक्यूल के बीच में से मैंने डिहाइड्रेशन किया, तो डिहाइड्रेशन, नो हाइड्रेशन यानी नो वाटर, तो एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब ड्राई, समझ में आया। एनहाइड्रस वर्ड यूज करते हैं हम लोग, हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड वर्ड यूज करते हैं। तो वो लॉजिक पकड़ा आपने कि एनहाइड्राइड का मतलब क्या हुआ। आई होप ये सब लोगों ने लॉजिक समझ लिया होगा, है ना। सो एनहाइड्राइड, अब आपको सिर्फ क्या करना है, एकदम सिंपल, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3, जो बच गया उसको जोड़ के लिखना है यार, ये तो लॉजिकल है। आई एम ट्राइंग टू सिंप्लीफाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर यू एज फार एज पॉसिबल। रटने वाला काम नहीं करना है बच्चों। और ये आदत डालो, जब आप नोटबुक में लिखते हो ना, ये हैबिट बनाओ कि एक पेंसिल लेकर इसको ऐसे बॉक्स करो और जो बच गया उसको सीधा सीधा ज्वाइन करके लिखो। ट्रस्ट मी, यूल फाइंड स्ट्रक्चर्स वेरी इजी। ये कितना लॉजिकल है अभी। हाँ सर, मैंने यहाँ से लिखना चालू किया लेफ्ट साइड से, CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये हटाया बॉक्स वाला, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो अच्छा, इसको लिखने का और एक तरीका भी है, वो भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारी बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, तो अगेन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें थोड़ा फैंसी सा दिखता है एक ही चीज। यहां पर मैंने स्ट्रेट लाइन में लिखा है, देखो, हियर आई हैव रिटन इट इन अ स्ट्रेट लाइन एंड हियर थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा लिखा हुआ है। एक ही बात, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो ये चीज ध्यान देना, ओके। जब आप ऐसा स्ट्रक्चर देखो तो घबरा मत जाओ कि कुछ बड़ा चीज है, कुछ नहीं है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो यहां पर क्या बोला उसने कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करने से प्रूव हुआ कि 5 OH ग्रुप है। रिएक्शन किस तरह का दिखेगा देखते हैं। अल्डिहाइड का तो कोई फर्क नहीं है, CHOH कितनी बार था, 4 बार। CH2OH कितनी बार था, 1 बार। 4 + 1 5, करेक्ट। अच्छा, इसका रिएक्शन किया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। नाउ पीछे जाओ, नोट करो, देखो, पीछे जाके देखो, नोट करो। एसिटिक एनहाइड्राइड इज केपेबल ऑफ सप्लाइंग व्हाट ग्रुप, चेक। It is capable of supplying CH3 C double bond O O group or it is capable of supplying CH3 C double bond O group यानी कि एसिटाइल ग्रुप और ओनली CH3 C double bond। या तो ये ऑक्सीजन चाहिए, इतना ग्रुप चाहिए एसिटाइल, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड हो, चले। मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड में से वो ग्रुप सप्लाई करेगा, किसकी जगह पे, OH की जगह पे। बहुत ही सिंपल हो गया आपके लिए। क्या करना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे OH ग्रुप हटा के मुझे एसिटाइल ग्रुप लगाना है। ये OH ग्रुप हटा के मुझे क्या लगाना है, एसिटाइल। एल्डिहाइड एज इट इज रहेगा, बोलो हाँ कि ना, CH। अब OH की जगह पे मैं लगाता हूं OC डबल बॉन्ड O CH3, जो मैंने अभी बताया आपको। ये एसिटिक एनहाइड्राइड सप्लाई करता है। और यहां पर भी OH की जगह सेम लगाया। बात समझ में आई। अब सेंटर में मेरे पास कितने OH थे बताओ, चार। तो कैन आई नाउ राइट समथिंग लाइक दिस, दिस एंटायर थिंग विल ऑल्सो बी 4 टाइम्स, बोलो हाँ कि ना। तो क्या प्रूव हुआ कि एसिटिक एनहाइड्राइड के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, 5 मॉलिक्यूल, है ना। 5 मॉलिक्यूल यूज हुए तो प्रूव हो गया कि 5 OH थे, सिंपल। दैट्स हाउ यू प्रूव इट, राइट। एंड लास्ट
but not the least, the sixth property, which is quite important and quite interesting. अभी हमने ग्लूकोनिक एसिड पढ़ा 2 मिनट पहले, ग्लूकोनिक एसिड किया, जहाँ पर हमने कहा एल्डिहाइड ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोनिक एसिड बनाया था। ये पूछा, ये किया हमने, कैसे किया था? ब्रोमीन वाटर से। अब लास्ट आखिरी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये कि ग्लूकोज कंटेन्स वन प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। Glucose contains one primary alcoholic group. What do you mean by primary alcoholic group? Again, यहाँ पर ये है बड़ा obvious सा चीज, बट बच्चे थोड़े से confuse हो जाते हैं, तो उसके लिए भी एक मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पे। When I write CH2OH, this should give you a hint कि ये primary alcoholic group है। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये कार्बन का एक ही बॉन्ड फ्री है, तो ये इस बाजू एक कार्बन से ही ज्वाइंट होगा, बरोबर है? अच्छा, when I write CHOH, this should give you a hint कि it is क्या? बोलो गधों, CHOH क्या है? सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है ना। एंड COH रहेगा तो, so if I ask you to look at the structure of glucose, just look at this structure and tell me, तो आप बोलोगे सर फंक्शनल ग्रुप तो aldehyde, how many secondary alcoholic groups can you see in this structure? ये जो इस पे मेरा कर्सर है, 4 secondary alcoholic groups and how many primary alcoholic groups? 1, ये रहा, simple. If you know this note, then it's easy for you to judge. But how do you prove it? Judge ठीक है, वो तो स्ट्रक्चर देख के, केमिकली कैसे प्रूव करोगे? So proven by proven by formation of सैकरिक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बोलो मेरे साथ साथ रिपीट करना, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सैकरिक एसिड। नाउ रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर कि ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखा था तो ग्लूकोनिक एसिड बना था। दोबारा रिपीट करता हूं, ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखा था तो क्या बना था बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड। जब उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखूंगा तो क्या बनेगा? सैकरिक एसिड बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब मुद्दा यह है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑर्गेनिक के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, KMNO4 हो सकता है, K2CR2O7 हो सकता है, बहुत सारा है, बट यहां पर हम लोग नाइट्रिक एसिड को कंसिडर। So, to simplify things for you, I will write again the structure. CHO, CHOH, how many times? 4 times CH2OH। ये प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है मेरा, और मुझे इसको HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करना है। अच्छा, ध्यान देना, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, यहां पर बच्चे गलती कर देते। Was this aldehyde group very easy to oxidize? बोलो yes or no? है ना? अल्डिहाइड बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा था? अल्डिहाइड का क्या बनता है ऑक्सीडाइज होके? इसके पहले बनाया था एसिड। वेरी गुड। तो अल्डिहाइड वाज वेरी इजी टू ऑक्सीडाइज। नाउ वो तो माइल्ड से भी ऑक्सीडाइज हो रहा था, तो स्ट्रॉन्ग से होगा ही होगा, ये लॉजिकल बात है। जब माइल्ड से ही उसका काम तमाम हो गया था तो स्ट्रॉन्ग से तो होना ही है भैया। तो यानी इसका एसिड तो बनना तय है। यस और नो? अच्छा, इस प्राइमरी अल्कोहल का भी एसिड बनना तय है। जो बच गया वो है सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप। इसको नाइट्रिक एसिड नहीं ऑक्सीडाइज कर पाएगा।
तो स्ट्रक्चर जो हमको फाइनली मिलेगा वो काफी लॉजिकल आंसर होगा ये। मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड पे एसिड ग्रुप बन चुके हैं, बोलो हाँ कि ना। नाउ कैन वी कंपेयर दिस टू ग्लूकोनिक एसिड, जहां पर सिर्फ अल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज हुआ था, प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं हुआ था। मेक सेंस? एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सैकरिक एसिड। नोट अगेन, इट इज अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्यों डाई कार्बोक्सिलिक बोला? डाई कार्बोक्सिलिक क्यों बोला? 2 COH ग्रुप है, करेक्ट, कॉमन सेंस, 2 COH ग्रुप, कौन सा रॉकेट साइंस। अब जो हमने पढ़ा उसको समराइज करें। समराइज करने में मजा आएगा। ये सेंटर में बना है, ये क्या है? जो सेंटर में बना है वो क्या है गधों, बोलो? ग्लूकोज। मतलब सेंटर में पूरा मॉलिक्यूल, पूरा स्ट्रक्चर वो पूछा। ग्लूकोज बना है सेंटर। चेक। ग्लूकोज से सैकरिक एसिड बनाया, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड। इजी हो गया। यहां पर क्या चाहिए था? ब्रोमीन वाटर, मतलब माइल्ड। यहां पर क्या चाहिए था? HNO3, मतलब स्ट्रॉन्ग। इसका नाम क्या था? सर ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या था? सर सैकरिक एसिड। क्लियर? बोलो हाँ कि ना। क्रिस्टल क्लियर हो गया है ना? अभी एकदम आसान हो गया होगा। बस यही तो मेन था। हो गए सारे के सारे प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस खत्म ग्लूकोज के। कितना मस्त है। सारे समझ में आए बच्चों? ओके गुड। नाउ गो टू पेज 301। गो टू पेज 301। जो मैंने अभी बनाया यहां पर, उसको थोड़ा अलग तरीके से एक बड़े से बॉक्स में बॉटम ऑफ द पेज पे बनाया हुआ मिलेगा। आप ये वाला फॉलो करना जो मैंने यहां पे बनाया। उन्होंने ऑर्डर चेंज किया, उन्होंने पहले ग्लूकोज बनाया, फिर ग्लूकोनिक एसिड, फिर सैकरिक एसिड। वैसा मत करो, ये ज्यादा आसान तरीका है। बीच में ग्लूकोज बनाओ, एक साइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से क्या बन रहा है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से, दोनों अलग अलग साइड पे मैंने बनाया। समझ में आ गया आपको? ओके। उसके बाद उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ है आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। दैट इज द कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फॉर्म्स। उनको हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस कहा था। उसके बारे में आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, अपने को ऑलरेडी अपने को आता है वो। बट एक बेसिक चीज आपको उसमें बता दूं मैं, जो एमसीक्यूज में बहुत काम आएगी सभी बच्चों। ठीक है? अच्छा, एक चीज कि सिर्फ सीईटी और जेई के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, बोर्ड्स में इस चैप्टर में से एमसीक्यू आएंगे, पता है ना आप लोगों को। जिसमें ये वाला जो क्वेश्चन मैं अभी कराने जा रहा हूं वो बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में, और आएगा डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं कि आप बोर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हो, थियरी के हिसाब से, तो इसको स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ठीक है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ ग्लूकोज। हाउ मेनी फॉर्म्स आर देयर? कैपिटल डी एंड कैपिटल एल आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। कैपिटल डी में कैसे जज करने को बोला था मैंने? OH ग्रुप ऑफ लास्ट कायरल कार्बन, याद है? इज ऑन विच साइड? इज ऑन राइट साइड। वेरी गुड, इज ऑन राइट साइड। ठीक है, इज ऑन राइट साइड।
एंड यहां पर लेफ्ट साइड। वेरी, तो यहां पर आएगा लेफ्ट साइड। बस इतना याद रखना है और ये आप लोगों को याद है। मोर इंपॉर्टेंट हियर नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोट, ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने थे बच्चों? 4 chiral carbon atoms. Yes. असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन जिसको हम लोग बोलते हैं, कितने थे? 4 कायरल कार्बन थे। नाउ नोट ये है, फॉर अ कंपाउंड containing n chiral carbons, कितने? n. The number of optical isomers, the number of optical isomers is equal to 2 raised to n. कितने? 2 raised to n. So therefore मुझे बता सकता है कोई कि ग्लूकोज के लिए कितने होंगे? For glucose molecule, number of isomers कितने होंगे बच्चों? Will be equal to 2 raised to 4. आपका मैथ्स मेरे से अच्छा है, कितने होंगे? टू raised to 4 will be 16 possible isomers. शुक्र मना हमने 2 ही लिखे, 16 लिखने को बोलता तो आप लोग रो देते, है ना? 16 आइसोमर तो हमने लिखे नहीं, हम सिर्फ जज कर रहे हैं, हम सिर्फ काउंट, हम सिर्फ एक बोलते हैं ना मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं कि हाँ 16 आइसोमर होते हैं सर। हम लिख नहीं रहे 16, हम ड्रॉ नहीं कर रहे, बराबर है? ये भेजे में गई सबके ये बात, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, गो टू द नेक्स्ट पेज 302। अगले पन्ने पे जाओ, अगले पेज पे जाओ, 302 पे जाओ। गए 302 पे, देखो वहां पर आपको सेम जो मैंने ऑलरेडी बहुत बार सिखाई हुई चीजें रिपीट मिलेगी उस पेज पे, कि सर डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है, लीवो फॉर्म होता है, कैपिटल डी यानी डी ग्लूकोज होता है, एल ग्लूकोज होता है, डी और एल कन्फिग्रेशन होता है, लास्ट कायरल कार्बन का OH जब राइट साइड पे होगा तो डी बोलेंगे, लेफ्ट साइड पे होगा तो एल बोलेंगे। ये सारी चीजें रिपीटेड है वहां पे, उस पेज पे आपको मिल रही है, बोल्ड में लिखी हुई है, किसी अंधे को भी दिखेंगी, दिख रही है सबको? यस, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। उसमें कोई डाउट्स है तो प्लीज पूछ लो। नहीं? ओके, वेरी गुड। अच्छा, एक उस पेज पे से मैं एक एग्जांपल उठाता हूं जरा, टू अंडरस्टैंड डी एंड एल स्ट्रक्चर्स थोड़ा और फर्दर, टू अंडरस्टैंड डी एंड एल स्ट्रक्चर्स थोड़ा और, एक और एग्जांपल उठाता हूं क्योंकि ग्लूकोज ग्लूकोज बहुत हो गया, अब थोड़ा सा एक कुछ अलग करें। तो वहां पर एक एग्जांपल आपको मिलेगा बच्चों जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। दिखा? आप देखो उस पेज पे आपको आई थिंक सो, हाँ बीच में एक बॉक्स बना के उन्होंने दिया हुआ है, एक एग्जांपल मिलेगा जिसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या इसमें, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड में असिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है? क्या इसमें कायरल कार्बन एटम है? यस और नो? है ना? ये रहा, है ना? ये रहा। इसमें 4 अलग अलग ग्रुप लगे हैं ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO, एक OH ग्रुप लगा है, एक CH2OH लगा है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा, इसकी क्या बनानी है हमने? मिरर इमेज बनानी। क्या बनानी है? मिरर इमेज बनानी। सही है?
मतलब टेक्नोलॉजी क्या सही चीज है ना यार. You will be able to judge or see how beautifully the concept of enantiomerism works. क्या किया मैंने, इसका मिरर इमेज बनाया, बोलो हाँ कि ना. ये जो वर्टिकल में था ये बदला, ये जो वर्टिकल में था ये बदला क्या? नहीं, सिर्फ लेफ्ट और राइट चेंज किया. एंड नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दिस. आई विल लिफ्ट दिस इमेज, प्लेस इट ऑन टॉप, and you will be able to appreciate the overlapping. It's so beautiful. See the overlapping. Vertical chain पूरी exact overlap हो गई. CHO का CHO, CH2OH का CH2OH, आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि वहां पे दो इमेज है. सही है ना? देखो अब वापस आ गया अपनी ओरिजिनल जगह. क्या ओवरलैप नहीं हुआ? H और OH आपस में ओवरलैप नहीं हुए. इसीलिए इनको हम बोलते हैं बच्चों, वी कॉल देम नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस. क्या बोलते हैं? फिर से मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस. यानी कि ये एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं बैठते एक दूसरे पे. बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कायरलिटी में, बोलते हैं सर हाथ ऐसा लो और एक के ऊपर एक फोल्ड करो, देखो मिरर इमेज हो गया. नहीं गधों, इमेज को फोल्ड नहीं करना है, इमेज को उठा के एक के ऊपर एक रखना है. ऐसा है, ये दो है ना, इसको उठा के एक पे एक रखना है, तो ये आपकी वो मछली जल की रानी वाली पोएट्री वाली मछली बन जाती है. इसका मतलब ये मेरे दोनों हाथ सुपर इंपोजेबल है कि नॉन सुपर इंपोजेबल है? नॉन सुपर इंपोजेबल है, ऑब्वियसली. ऐसा सीधी बात है, थोड़ा कॉमन सेंस. तो इनमें अब आप मुझे बताओ, एक ही कायरल कार्बन है, पहला और आखिरी, क्या फर्क पड़ता है? एक ही है. तो इसका OH ग्रुप राइट साइड पे, तो ये कौन सा वाला फॉर्म है? D की L. डी, बस इतना आसान हो गया. अब आप बोलोगे हाँ यार सर ये तो सही है, ये तो इजी चीज है. तो ये कौन सा फॉर्म है ग्लिसरॉल्डिहाइड का? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो बस मैंने यहां लिखना है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड. तो दूसरा वाला कैसा होगा बच्चों? ये वाला कैसा होगा? ये एल फॉर्म होगा. बस बात ही खत्म यार. कितना इजी हो गया ये. I hope everybody is understanding this. Yes or no? है ना? बोर तो नहीं हो रहा है तुम लोगों को? पक्की बात? गुड गुड. ये ओम तो ऐसे बोर होके ही बोल रहा है कि बोर नहीं हो रहा. नो सर, अभी बोर नहीं हो रहा है सर. इसकी आवाज ऐसे बोर बोर आवाज ही. अच्छा, मैं तुम लोगों का मजाक उड़ाता हूँ, टांग खींचता हूँ तो बुरा मत लगाना, या डांट भी देता हूँ तो प्लीज बुरा मत लगाना. चलो, सो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, एल ग्लिसरॉल्डिहाइड. अब इसका ये अर्थ है, इसका ये मतलब है कि मैं आपको कोई भी स्ट्रक्चर बना के दूंगा, आप सिर्फ आखिरी वाले कायरल कार्बन को ऑब्जर्व करके मुझे कैपिटल डी और कैपिटल एल डेफिनेटली बता सकते हो. यस और नो? यस. स्मॉल डी और स्मॉल एल नहीं बता सकते ऑब्वियसली, बिकॉज उसके लिए हमको पोलैरिमीटर नाम का एक डिवाइस चाहिए, वो एक्सपेरिमेंटली यानी कि उसको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर देख के नहीं समझता. ठीक है. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट आपको वहां पे मैं मार्क करा रहा हूं. पेज 302 पे सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन देखो ध्यान से. सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन सभी लोगों को मिला? ध्यान देना. ग्लूकोज has a rotation equal to plus 52.7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्रीज एंगल. मिला सबको? बोलो हाँ कि ना. सेकेंड पैराग्राफ थर्ड लाइन, ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन होती है 52.7 डिग्रीज. प्लस लिखा है या माइनस लिखा है? वहां पे प्लस लिखा हुआ है ऑब्वियसली. अगेन this is a very very important note.
है ना, स्टार क्या 5 स्टार नोट है ये, यानी कि ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू आपको सीधा सीधा दे दिया है प्लस में। जब प्लस लिखा है तो डेक्स्ट्रो या लीवो, वेरी गुड, प्लस लिखा है मतलब डेक्स्ट्रो, मतलब नेचुरल फॉर्म डेक्स्ट्रो होता है, डी होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं। यस, तो नेचुरली अवेलेबल ग्लूकोज का रोटेशन प्लस 52.7 डिग्रीज, यानी कि नेचुरली अवेलेबल जो है वो डेक्स्ट्रोज है, यानी डेक्स्ट्रो फॉर्म है। बोलो यस और नो। कितना नाइस, हाउ नाइस, हो गया, इजी, खत्म। बाकी पूरा रेपिटेशन है, बाकी पूरा रिपीट है। पेज नंबर 303 पे प्रॉब्लम 14.2 आपको ऐसा मिलेगा। एक प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉब्लम है, आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, बहुत ही आसान है। वो लोग ने थ्रियोज, राइबोज ऐसे अलग अलग शुगर बनाए और आपको पूछा कि डेक्स्ट्रो बताओ या लीवो बताओ। आप सिर्फ देख, मतलब डेक्स्ट्रो लीवो नहीं, सॉरी, कैपिटल डी और कैपिटल एल वो बताओ। आप सीधा सीधा बता सकते हो, स्ट्रक्चर देख के, ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है। पहला वाला बताओ, कैपिटल डी, क्यों? क्योंकि उसका OH राइट साइड पे लास्ट कायरल का। दूसरे वाले का राइबोस का कैपिटल एल। बस इतना इजी हो गया, आप देखकर विद इन 2 सेकेंड्स बता सकते हो, अच्छा हाँ सर ये डी है, सर ये एल है, खत्म। आई होप ये समझ में आ गया। उसके बाद उसी पेज पर आपको बोल्ड में लिखा हुआ मिलेगा अल्फा बीटा एनोमर्स। मैं वो भी डिटेल में करा चुका हूं आप लोगों को। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमर, अल्फा और बीटा फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एनोमर्स ऑफ ईच अदर। अल्फा और बीटा क्या क्या होते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी डिटेल में उसके स्ट्रक्चर देखे। यस, हैवर्थ फॉर्मूला, सारा कुछ जो बोल्ड में लिखा हुआ है आपको वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, देख लो। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पेज पे 304 में, पेज 304 पे आ जाओ। एक छोटा सा एक लाइन है जो आपको मार्क करना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। अल्डिहाइड और कीटोन में से, अल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों में से अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन किसके पास है, बताओ? अल्डिहाइड के पास, क्योंकि अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH है और कीटन क्या है, सिर्फ C डबल बॉन्ड O है। तो जो हाइड्रोजन लेके आएगा वो पोटेंशियली रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, हाँ कि ना? क्योंकि हाइड्रोजन का सप्लाई ही तो रिडक्शन होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अल्डिहाइड और कीटोन में से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर सकता है, तो आप बोलोगे तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में से रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम कर सकता है? बात ही खत्म हो गई, बस यही तो मार्क करना था। देखो पेज नंबर 304 पे एक पैराग्राफ है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ग्लूकोज, मिला है ना? उसमें क्या लिखा है, अल्डिहाइड ग्रुप इम्पार्ट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज टू ग्लूकोज, वो लाइन मार्क करनी है, रट्टा नहीं मारना है। मैंने आपको लॉजिक समझाया उसका, है ना? जैसा मैंने कहा अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हम लोग फेलिंग्स, टोलेंस, बेनेडिक्स डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में ये पढ़ेंगे डिटेल में, काफी डिटेल में, कि अल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, रिड्यूसिंग एजेंट वाला टेस्ट देता है, कीटोन नहीं देता। ये तो है, ये तो हम पढ़ने ही वाले अल्डिहाइड कीटोन, पर यहां पर एक लाइन मार्क करके रखना, सिंपल। ओके, जो चीजें हमने ग्लूकोज के लिए अप्लाई की, सेम टू सेम लॉजिक सारे के सारे अभी फ्रुक्टोज के लिए भी अप्लाई होंगे। डिफरेंस कहां आएगा वो देख लेते हैं, ठीक है? डिफरेंस कहां आएगा, चलो देख ले। फ्रुक्टोज में थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, अभी ग्लूकोज में मैंने बहुत डिटेल करा दी, फ्रुक्टोज में थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है। क्या क्या मेहनत करनी बताता हूं। हमने एक ये लिखा था, याद है? एक पूरा टेबल बनाया था ग्लूकोज का, अल्फा बीटा और DNL फॉर्म्स का। वैसे ही हम लोग फ्रुक्टोज का भी बनाएंगे अभी।
आई होप आप लोग अपनी बुक में प्रेजेंटेशन ढंग से कर रहे हो. दैट इज़ द ओनली डिसएडवांटेज ऑफ एन ऑनलाइन क्लास. आई कांट सी योर नोटबुक्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. नहीं तो आपका कान पकड़ के मैं प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव करा था. सो आई एम जस्ट ट्रस्टिंग यू ऑल कि आप अपनी नोटबुक में मेहरबानी नहीं कर रहे होगे, अच्छे से लिख रहे होगे. मैनी ऑफ यू माइट बी राइटिंग एनीथिंग इन ऐसे प्रॉपर बना रहे हो जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. गुड, वेरी नाइस. क्योंकि हम लोग कॉलेज में होते थे ना, तो हमारे क्लास में ऐसे, जब मैं कॉलेज में था, समटाइम्स मैंने खुद भी किया, झूठ क्यों बोलूँ, तो एक ही नोटबुक होती थी, एक ही नोटबुक, उसमें सब कुछ लिखते थे. कॉलेज में ना, मतलब उसमें हिंदी, इंग्लिश, मतलब कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, 2 पेज केमिस्ट्री लिखी, फिर 4 पेज बायोलॉजी लिखी, ऐसे कुछ भी चलता था. सो आई होप आप लोग वैसा नहीं कर रहे हो प्लीज. ओके, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ स्टूडेंट हमने भी मस्ती की है. चलो देखते. तो हम लोग फ्रुक्टोज का भी फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे और हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाएंगे, जैसे ग्लूकोज का बनाया सेम. ठीक है ना. थोड़े से जो डिफरेंसेस है उनको हाईलाइट कर लेते हैं अपन. चलो, जैसा मैंने कहा था, मैं हाइफिन नहीं लगाऊंगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने माइनस साइन लिखा है क्या. नेचुरली अवेलेबल शुगर आर व्हाट फॉर्म, डी या एल? डी फॉर्म्स. ये ऑलरेडी हम लोग एस्टेब्लिश कर चुके हैं, है ना. ध्यान से देखना. डी फ्रुक्टोज. अगेन, कितने कार्बन की चेन होती है बच्चों फ्रुक्टोज में? 6 कार्बन. ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 6 कार्बन की चेन. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? कीटोन. अच्छा, वो भी सही है, थोड़ी जगह चाहिए. अच्छा, फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन. अच्छा, तो स्टार्ट में CH2OH, लास्ट में CH2OH, सेकेंड नंबर पे कीटोन. ये क्लियर है सबको? सेकेंड नंबर पे कीटोन. अभी उसके बाद जो बचा उसमें ऑल्टरनेट HOH. खत्म. मैंने क्या बोला था? यहां पे याद रखना, जो आप स्ट्रक्चर लिख रहे होंगे, तो ये जो सेकंड लास्ट वाला है और इसके पहले वाला, दोनों में OH सेम साइड पर लिखना. ये बोला था मैंने, याद रखना. क्या ये डी फॉर्म बन गया? नाउ इट्स इजी फॉर यू टू जज. यस, क्योंकि ये मेरा आखिरी कायरल कार्बन है. अच्छा, इसमें नोट करके मुझे जरा बताओ, फंक्शनल ग्रुप कीटोन. यस, हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम्स? देखते कितने लोगों को आता है. 3. वेरी गुड. सो हाउ मेनी कौन 4 बोला? फोर तो नहीं हो सकता ना. कितना है? 3 है, बरोबर है. अच्छा, 3 है, मतलब n का वैल्यू 3, तो कितने आइसोमर फ्रुक्टोज के? हाँ, 2 क्यूब यानी कि 8. देखो, पकड़ लिया आप सबने, एकदम सही है, वो लॉजिक ही आ गया अच्छे से. इसका अर्थ ये है कि यहां पर ये L फॉर्म है, टोटल 3 कायरल कार्बन है. तो मैं इनको बना देता हूं कायरल कार्बन को स्टार मार्क, ये पता रहेगा कौन से कायरल. तो आखिरी कायरल वाले पे OH राइट पे है तो D और लेफ्ट पे है तो L. ठीक है. मैं L फॉर्म का अल्फा बीटा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ D फॉर्म का अल्फा बीटा बना रहा हूं. ठीक है ना. देख लो ध्यान से. अब आता है हैवर्थ प्रोजेक्शन. अब हैवर्थ प्रोजेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी है फ्रुक्टोज का. रीजन इज हियर इट विल बी अ 5 मेंबर रिंग, नॉट अ 6 मेंबर रिंग. ध्यान से देखना. जैसे ग्लूकोज में 5 मेंबर रिंग बनाई थी, याद होगी तो. यहां पर बनती है 6, ग्लूकोज में 6 मेंबर रिंग बनाई थी, याद होगी तो. यहां पे बनती है 5 मेंबर रिंग.
मतलब टेक्निकली पेंटागन, इस तरह से। सिक्स्थ वाला कार्बन, 6 नंबर का कार्बन हमेशा कहाँ रहता, ऊपर या नीचे? क्या बताया था, ऊपर। ठीक है, तो यहां पर ऐसे लाइंस बनानी, बाकी फंडे सेम, बाकी फंडे सारे सेम। डिफरेंस क्या है कि यहां पर जैसे कि अगर ये वाला इस कार्बन की बात करूं तो CH2OH ये सिक्स्थ वाला ऊपर रहेगा, CH2OH सिक्स्थ वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, बोलोगे ओके सर सिक्स्थ वाला ऊपर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक कार्बन मिसिंग है, बोलो हाँ कि ना? अभी भी 5 ही बने ना। तो अब ध्यान से देखना है, सपोज मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा में OH ग्रुप ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए? तो फर्स्ट वाले को मैं ऊपर बना दूंगा, बाकी फंडे सेम, HOH ऑल्टरनेट लिख दो। ठीक है, यहां पर बीटा है तो OH ऊपर होना चाहिए, ये फर्स्ट वाला कार्बन यहां। बस डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड दिस इज ओनली वन, दैट यहां पर ये 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर भी ये 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक्चुअली इसमें कोई बड़ा कोई ये नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है कि भाई 5 मेंबर की रिंग है तो फर्स्ट और सिक्स्थ ऐसा रिंग के बाहर रहेंगे। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि जब ये तो फिक्स है, ये ऊपर ही रहने वाला है, ये और OH सेम साइड रहेंगे तो बीटा, और ये वाला ये तो ऊपर ही रहेगा, ये और OH ऑपोजिट साइड रहेंगे तो अल्फा। सही है, हैंस प्रूव हो गया। डिफरेंस क्या हुआ, जैसा मैंने कहा आपको, ये क्लैरिफाई किया 2-3 बार कि ग्लूकोज में 6 मेंबर की रिंग थी, फ्रुक्टोज में 5 मेंबर की रिंग थी। तो वहां पर पायरानोज बोला था, पायरान मतलब 6 मेंबर, यहां पे फ्यूरानोज बोलेंगे, यानी फ्यूरान। तो ग्लूकोज का बनता है ग्लूकोपायरानोज, तो फ्रुक्टोज का बनता है फ्रुक्टोफ्यूरानोज। फ्रुक्टोज 5 मेंबर, फ्यूरानोज फ ऐसा याद रखने का, इजी वे टू रिमेंबर। बोलो हाँ कि ना? क्लियर हुआ? इजी है बस। ठीक है, तो मैंने आपको टेक्निकली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के चारों स्ट्रक्चर्स, फिशर के दोनों, हैवर्थ के दोनों, पूरे क्लियर लिखवा दिए हैं। आई होप ये एकदम से क्लियर हो गया। सो आप देखो पेज नंबर 304 पे, पेज नंबर 304 पे आप चेक करो तो आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रुक्टोज में मिलेगा, फ्रुक्टोज इज लीवोरोटेटरी। आप बोलोगे सर आपने बोला था कि नेचर में सारे शुगर डी शुगर होते हैं। करेक्ट, डेक्स्ट्रो और लीवो तो पोलरीमीटर से आता है ना, कैपिटल डी और कैपिटल एल नहीं बोला मैंने। यहां पे क्या बोल रहा है वो, लीवोरोटेटरी, स्मॉल या कैपिटल? स्मॉल। लीवोरोटेटरी तो मैं पोलरीमीटर से जज करूंगा ना यार। क्यों, कैसे पता? -92.4 देखो वैल्यू दी है, फ्रुक्टोज की वैल्यू कितनी है? -92.4। ग्लूकोज की कितनी थी बच्चों? +52.7 थी, याद है? अभी लिखा था 5 मिनट पहले। ग्लूकोज की थी +52.7 और फ्रुक्टोज की है -92.4। सही है। अच्छा, तो फ्रुक्टोफ्यूरानोज, वो पूरा पैराग्राफ आप पढ़ोगे, हर एक पॉइंट हमने कवर किया। लीवो रोटेशन, एक एक्सेप्शन यहां पर निकल के आता है। यहां पर मैंने कहा था कि कीटोन जनरली रिड्यूसिंग नहीं होते, पर यहां पर फ्रुक्टोज जो है वो रिड्यूसिंग शुगर। उसका रीजन ये है कि वो हेमी कीटाल ग्रुप जब बनता है
तो उसमें H अवेलेबल होता है। वो बहुत सारी चीज़ें, जैसा मैंने कहा अल्डिहाइड कीटोन में हम उसको डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए फैक्चुअली याद रखना है कि ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या याद रखेंगे? ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर्स। इनफैक्ट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जो आपको एमसीक्यूज में बहुत काम आने वाली है। एक ट्रिक बताता हूं जो एमसीक्यूज में बहुत काम आने वाली है आपको, ठीक है? ध्यान से देख लो। मोनोसैकेराइड्स में हमने कौन से किए थे एग्जाम्पल? हमने ग्लूकोज किया था, फ्रुक्टोज किया था और हमने गैलेक्टोज किया था। कहीं पे भी आर आया? किसी भी स्पेलिंग में आर आया? हाँ, फ्रुक्टोज में आया ना आर। अच्छा, डाइसैकेराइड्स में कौन से एग्जाम्पल किए थे? मैंने LMS ऐसे याद करने को बोला था। LMS, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, है ना? अब इसके स्पेलिंग में आर नहीं है, ये रिड्यूसिंग है। यहां पर भी ये रिड्यूसिंग है, यहां पर भी ये रिड्यूसिंग है, यहां पर भी ये रिड्यूसिंग है। इसके स्पेलिंग में आर है, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बस ये एक ही याद रखना है आपको। आपके सिलेबस के हिसाब से जितने भी एग्जाम्पल मैं उसके फंडे बता रहा हूं। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, बाकी सब। अभी फ्रुक्टोज एक एक्सेप्शन है, ये रिड्यूसिंग शुगर है। स्टार मार्क करेंगे इसको, बस इस तरह से याद रख लेना, सिंपल, ठीक है? ओके। वैसे ये एमसीक्यूज में मैं और ट्रिक्स बताऊंगा जब एमसीक्यू के लेक्चर इसके मैं इस चैप्टर के लूंगा अलग से, तब मैं आपको एमसीक्यू सॉल्विंग के वक्त में इसके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला, तो चिंता मत करो, ठीक है? हाँ, पेज 305, एक आखिरी चीज हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में कवर करेंगे, दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज वाज एग्जांपल ऑफ मोनो या डाई? डाई, है ना? तो सुक्रोज वाज एग्जांपल ऑफ डाई, पहली बात। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सीधा सीधा लिख लेते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, अच्छा सुक्रोज क्या था? केन शुगर था, ये मैं लिखवा चुका हूं, है ना? इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनवर्ट शुगर, ध्यान देना। सुक्रोज इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? इनवर्ट शुगर। व्हाई? देखते हैं। सुक्रोज किससे बना है? सुक्रोज बना है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। बोलो हाँ कि ना? थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, बेसिक लॉजिक लगाते हैं, बहुत सही है, ध्यान देना, बहुत सही लॉजिक है। सुक्रोज बना है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से। आप बोलोगे सर आपने बताया था कि ग्लूकोज का प्लस 52.7 होता है, मैं बोलूंगा हाँ। सर आपने बताया था फ्रुक्टोज का माइनस 92.4 होता है, मैं बोलूंगा हाँ। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे -40 मिलता है। क्या मिलता है? +52 -92 कितना होता है? रफली -40, यस, -39 पॉइंट समथिंग होता है, -40 पकड़ लो, चलो। इसका ये मतलब कि अगर मैं सुक्रोज के दोनों मेंबर्स को अलग अलग करके चेक करूं तो दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल एक्टिविटी को कैंसिल करेंगे। ग्लूकोज क्या करेगा? लाइट को राइट साइड पे लेके जाएगा 52 डिग्री, फ्रुक्टोज उसी लाइट को खींच के 92 डिग्री लेफ्ट पे लेके जाएगा। तो टोटल इफेक्ट +52 -92 मतलब ओवरऑल इफेक्ट -40 का मिलेगा। ये गया दिमाग में? यस और नो, है ना? बट मैंने क्या कहा था? ऑल नेचुरल शुगर्स आर डेक्स्ट्रो यानी डी फॉर्म, ये भी मैंने कहा था भाई। तो सुक्रोज इन नेचर जो आपको सुक्रोज मिलता है ना, सॉरी, इन नेचर जो आपको सुक्रोज मिलता है, इन नेचर जो नेचुरल सुक्रोज है, उसका रोटेशन कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? आपको क्या लगता है? डी फॉर्म है,
डी फॉर्म है नेचुरली, पॉजिटिव डी। हाँ, सुक्रोज शोज +66.5 डिग्रीज रोटेशन। तो आप बोलोगे सर ये तो आप उल्टा बात कर रहे हो, अभी आपने -40 प्रूव किया, अभी आप बोल रहे हो +66.5। एंड दिस इज द कैच, सुक्रोज जब वो डाइसैकेराइड फॉर्म में होता है, किसमें? जब वो डाइसैकेराइड फॉर्म में, मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, तो वो +66.5 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन दिखाता है। पर आफ्टर हाइड्रोलिसिस, यानी कि उसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में सेपरेट करने के पश्चात, उसके बाद कैसे करेंगे हाइड्रोलिसिस? हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देखा, लेबोरेटरी मेथड में क्या देखा हमने? सर सुक्रोज लो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। यस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज स्प्लिट इनटू glucose which was +52.7 and fructose which is -92.4। आई थिंक अब लॉजिक समझ गया होगा सभी बच्चों को, अब समझ में आ गया कि हाँ सर आप क्या बोल रहे हो, समझा। मतलब बिफोर हाइड्रोलिसिस इट वाज प्लस, आफ्टर हाइड्रोलिसिस इट इज माइनस। तो क्या इन्वर्जन हुआ? तो इसीलिए इन्वर्ट शुगर बोलना करेक्ट था। बोलो हाँ कि ना? कितना लॉजिकल नाम है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं अपने को। हेंस प्रूव किया ना हमने, thus it is proved that before hydrolysis it was +66.5 and है ना, after hydrolysis it is -40, तो प्लस से माइनस हो गया, therefore invert sugar. How beautiful is that? Now why I wrote so many points here? This is a very important give reason type of question for your board exams. आपको ये पूछा जाता है explain why sucrose is called as an invert sugar. क्या ये आप लिख पाओगे? अभी अपने वर्ड्स में भी लिखोगे तो भी बहुत है। समझ में आया? पक्की बात। बच्चों कहीं कोई डाउट हो, कोई शंका हो मन में तो प्लीज पूछो, मैं 4 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए हाँ मत बोलना, ठीक है? तो गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया इन्वर्ट शुगर, इसका मेन रीजन। और एक प्रॉपर्टी थी सुक्रोज की, और एक दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। इट इज नॉन रिड्यूसिंग, अभी प्रूव किया, अभी बताया था। इनफैक्ट ये आपके अभी तक के सिलेबस में सबसे एक ही है जो नॉन रिड्यूसिंग है। बाकी मोनोसैकेराइड में सब रिड्यूसिंग थे, डाइसैकेराइड में भी लैक्टोज माल्टोज भी रिड्यूसिंग थे। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर्मूला इज C12H22O11 एंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। वेरी गुड। So that finishes off your part of carbohydrates. Now, according to your reduced syllabus for your Maharashtra board, at least, you don't have the detailed structure of polysaccharides. Proteins का पूरा पार्ट वो लोग ने उड़ा दिया है। Proteins का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी चारों स्ट्रक्चर नहीं है। These parts have been removed, नहीं है उसमें, ठीक है? तो अपन उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहले थियरी जब आप कंप्लीट कर रहे हैं तो उन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, सीईटी वाले बच्चों को मैं वो अलग से कराऊंगा, वो कराना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स यहां तक है, इसके बाद अभी हम लोग लिपिड्स पे जाएंगे। हाँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट पूरा क्लियर हो गया सभी बच्चों को। एंड फ्रैंक, हाँ जी, हाँ जी, देखो
द वर्ड इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब उल्टा होना। अब यहां पर यह सवाल था कि सुक्रोज को ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, ऐसा क्यों बोला? तो सुक्रोज का आप जैसा, अच्छा समझो, सिंपल भाषा में बता दो। सुक्रोज को मैंने केन शुगर बोला था, यस, हाँ। तो मैंने शुगर केन से सुक्रोज जो शक्कर के क्रिस्टल्स है वो बनाए, उसका मैंने बनाया सॉल्यूशन, उसको डाला पोलारीमीटर में। पोलारीमीटर में रीडिंग क्या आई? प्लस 66.5 रीडिंग आई। क्लियर यहां तक? तो मैंने ये मान लिया कि हाँ ये डी फॉर्म होना चाहिए, और वैसे भी मुझे पता है हाँ डी फॉर्म तो होता ही है, नेचुरली डी फॉर्म होता है, करेक्ट। फिर मैंने उसी सैंपल को लिया और उसका हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेकिंग। तो ब्रेक होने पर एक ग्लूकोज मिला, एक फ्रुक्टोज मिला। अब सॉल्यूशन में दोनों अलग अलग है ना, ग्लूकोज है फ्रुक्टोज, करेक्ट। पहले दोनों एक मॉलिक्यूल थे, अब दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं उसी सॉल्यूशन में, ये समझा? हाँ, उसमें से ग्लूकोज प्लस 92 था और ग्लूकोज प्लस 52 था, फ्रुक्टोज माइनस 92 था। अब इस सॉल्यूशन को मैंने पोलरीमीटर में डाला तो ग्लूकोज लाइट को इस तरफ लेके जा रहा था, यानी पॉजिटिव रीडिंग देना चाहता था, फ्रुक्टोज माइनस यानी कि नेगेटिव रीडिंग देना चाहता था। तो कैंसल आउट होके मुझे टोटल रीडिंग जो मिलेगी वो रफली अराउंड 40 मिलेगी, -40। तो प्लस से माइनस में चला गया, कैसे? सिर्फ हाइड्रोलिसिस करने से। तो इसीलिए इसको हमने इन्वर्ट शुगर बोला। क्लियर? समझ में आ गया अभी? पक्का? गुड, ओके। सो यहां तक हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का हमने मेजर पार्ट सारा कवर कर लिया। उसके बाद में आपको थोड़े अच्छा, लिपिड्स और प्रोटीन्स आपके इस सिलेबस की अगर बात करूं तो बहुत लिमिटेड चीज़ है, इवन इन एनसीईआरटी। मतलब अगर आप जेईई इसकी बात भी करते हो तो लिपिड्स और प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, ज़्यादा डिटेल आपको कार्बोहाइड्रेट्स की थी। जैसे कि लिपिड्स और प्रोटीन में एक भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, एक भी केमिकल रिएक्शन, कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक लाइक इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इतना ही था। उसमें भी प्रोटीन का निकाल दिया उन्होंने रिड्यूस सिलेबस में। तो मेनली हमको लिपिड कवर करना है, पहली बात। दूसरी चीज, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस आएंगे खास करके बोर्ड्स में, थियरी में या सीईटी में, वो कार्बोहाइड्रेट्स वाले पार्ट से आएंगे। इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑल्सो, यू आर फ्री टू डू दैट। ठीक है, सो अपन मेन फोकस किए कार्ब्स पे। अभी अपन लिपिड्स और प्रोटीन्स का मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं, लिपिड्स का अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, देन द चैप्टर इज डन। ओके, चलो। तो बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा था कार्ब्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। कार्ब्स हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं, बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बने थे मोनोसैकेराइड से, वैसे ही प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ what units? They are made up of units called amino acids. कैसे? अमाइनो एसिड्स। अच्छा, एक नोट मैं आपको लिखवाता हूं, ये आपको अगेन बोर्ड्स के एमसीक्यू के लिए बहुत काम आएगी, और खास करके एंट्रेंस एग्जाम, जेईई, सीईटी, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ये नोट बहुत काम आएगी। देखो ध्यान से, ये बुक में डायरेक्टली लिखी हुई नहीं मिलेगी, बट बहुत सिंपल है। मैं ऐसा लिखता हूं, बायोमोलिक्यूल, उसका यूनिट और उसका टाइप ऑफ बॉन्ड, और यू कैन से लिंकेज। छोटा सा एक टेबल बना के देता हूं, ध्यान से देखना। वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, सी ऑल द बायोमोलिक्यूल्स आर बेसिकली लाइक पॉलीमर्स। पॉलीमर्स मतलब समझते हो ना, जिसमें मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, उसको पॉलीमर बोलते हैं, है ना। सो पहले अगर मैं कार्ब्स की बात करूं तो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स का यूनिट क्या था? मोनोसैकेराइड। सबसे सिंपल यूनिट क्या था? मोनोसैकेराइड्स था। उसमें भी स्पेसिफिक बोलूं तो ग्लूकोज था, स्पेसिफिक बोलूं तो ग्लूकोज था। सेम वे मैं बोल रहा हूं अभी प्रोटीन।
प्रोटीन का मैं यूनिट क्या बोल रहा हूं बच्चों? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड, अब्बानो एसिड नहीं, अमाइनो। लिपिड्स, लिपिड्स में होते हैं फैटी एसिड्स। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स। एंड डीएनए आरएनए में होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। अगेन ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, एक्चुअली निकाल दिया गया है, बट स्टिल एमसीक्यू में आएगा तो इसलिए बता रहा हूं। दिस इज अ शॉर्ट टेबल दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस। अच्छा, यूनिट तो पता चल गया। कैन आई से इफ यू इमेजिन द बायोमोलिक्यूल्स टू बी लाइक अ वॉल, वॉल मतलब दीवार, आपकी दीवार किस चीज से बनी हुई है? ब्रिक्स से, यस और नो? दीवार बनी हुई है ब्रिक्स से, तो एवरीवन अग्रीज यस सर, दीवार बनी हुई है ब्रिक्स से। और वो दो ब्रिक्स को जोड़ा किससे? सीमेंट से। वैसे ही अगर मैं बोलूं कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड से जुड़े बने हुए हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए, लिपिड फैटी एसिड से बने, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं, तो इन सारे यूनिट्स को जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए, तो वो है उसका बॉन्ड या लिंकेज। काफी इजी हो गया, लॉजिकल भी हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो बॉन्ड्स हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोल सकते हो। प्रोटीन्स में जो होते हैं उनको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। मेरे साथ रिपीट करो, क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, ग्लाइको ऑब्वियसली मतलब जैसे ग्लूकोज से आता है वो वर्ड, या ग्लाइकोजन से आता है, और प्रोटीन में होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स। सेम वे यहां पर होते हैं एस्टर लिंकेजेस। फैट्स में क्या होते हैं? एस्टर लिंकेज, है ना। फैट्स में क्या होते हैं? एस्टर लिंकेज। और न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड्स। क्या होते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स। तो अगर आपको एमसीक्यू में ऐसा आ जाए कि मेनी अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड, तो आप बोलोगे सर पेप्टाइड बॉन्ड्स। बोलो हाँ कि ना। तो प्रोटीन को क्या मैं सिंपल मॉलिक्यूल बोलूं या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बोलूं? आप बताओ लॉजिकली। सिंपल बात है, मैंने इजी बात पूछी। प्रोटीन को मैं सिंपल बोलूं कॉम्प्लेक्स बोलूं? क्या लगता है? क्यों? प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से बना हुआ है, तो सिंपल मैं बोलता तो मतलब एक सिंगल चीज है, सिंगल यूनिट है ना। तो जैसे मोनोसैकेराइड सिंपल है, अमाइनो एसिड सिंपल है, फैटी एसिड सिंपल है, पर कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, लिपिड कॉम्प्लेक्स है। समझ में आई बात? हाँ कि ना। एक ब्रिक सिंपल हो सकता है, पर पूरी दीवार सिंपल नहीं हो सकती। उसमें तो काफी कुछ है, अरेंजमेंट है, जॉइनिंग है, बॉन्ड्स है, तो कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनता है ना बेटा। तो प्रोटीन्स का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो वी कॉल देम कॉम्प्लेक्स हाई मॉलिक्यूलर वेट मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये वर्ड बड़े हाई फाई है बट बहुत लॉजिकल है। अगर आप देखो कॉम्प्लेक्स है हाँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड लगे। हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑब्वियसली बिकॉज बड़ा मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल अगेन वेरी लार्ज साइज। In fact, you will be surprised to know proteins can have molecular weights in lakhs of units. 5 लाख यूनिट, 10 लाख यूनिट भी उसका मॉलिक्यूलर वेट हो सकता है प्रोटीन का। प्रोटीन इतने कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। आई होप ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, गुड। तो प्रोटीन ये एक अलग से ये एक नोट है, ये आप नोट करके रख देना कि
मतलब इसका प्रोटीन के लिए नहीं स्पेसिफिकली, ये आपको इन जनरल बायोमोलिक्यूल्स में बहुत काम आएगी ये नोट, ठीक है। तो बीच बीच में जो मैं लिखवा रहा हूँ ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, सिर्फ सीईटी जेई नहीं, बोर्ड्स में भी जो एमसीक्यू आता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि भाई प्रोटीन्स का और क्या रोल है। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा बायो हो जाएगा और आप लोग पीसीएम वाले हो। सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है क्या? सेल मेम्ब्रेन, कोई भी लिविंग सेल है उसकी जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन बनाने में प्रोटीन हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। दूसरा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सवाल ये कि एंजाइम्स क्या होते हैं, बायो वाले स्टूडेंट्स को एंजाइम इजीली समझ में आता है, आप लोग को शायद थोड़ा डिफिकल्टी जाएगा, तो समझा देता हूं। एंजाइम्स आर, व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट। क्या होते हैं? क्या मतलब है इसका? आपके सेल में, आपके लिविंग सेल में, आपके बॉडी में, आपके शरीर में, टिश्यूज में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हाँ कि ना? ऑब्वियसली हो रहे हैं ना। हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ब्रीथ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ये सारा कुछ क्या है? केमिकल रिएक्शन ही तो है। हम खाना खा रहे हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शंस के लिए कैटलिस्ट की जरूरत है। यस, वो कैटलिस्ट का नाम क्या है? एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यानी कि आपके शरीर में प्रोटीन नहीं होंगे तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, एंजाइम नहीं बनेगा तो आपके बॉडी के केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे, तो आप मर जाओगे। क्योंकि जब प्रोसेसिंग ही नहीं होगी, ना खाना डाइजेस्ट होगा, ना सांस ले पाओगे, ना ऑक्सीजन अंदर ले पाओगे, ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ पाओगे, प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो गया प्रोटीन्स का, बोलो हाँ कि ना? अच्छा, एक स्टेटमेंट ऐसा है, बच्चे गलती करते हैं, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। गलत, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। समझे? ऑल एप्पल्स आर फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर नॉट, all apples are fruits but all fruits are not apples, correct? Acha, so all enzymes are proteins. Most of the hormones are also proteins. हमारा ग्रोथ हार्मोन, हमारा इंसुलिन, ये सब भी प्रोटीन के ही डेरिवेटिव्स हैं। हेयर एंड नेल्स, कौन सा प्रोटीन? सबको मालूम होगा ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हेयर एंड नेल में कौन सा प्रोटीन होता है? केराटिन। हेयर एंड नेल में कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन होता है। तो ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिए, ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, बट ये 4 एटलीस्ट मेन आपको याद रखने। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सारे के सारे एंजाइम्स, मेजॉरिटी ऑफ द हॉर्मोन्स, और हेयर और नेल में केराटिन। मसल में भी प्रोटीन होता है, हमारे मसल्स में प्रोटीन होता है ना। वो देखा आपने, एक वरुण ठाकुर करके स्टैंड अप कॉमिक है ना, उसका एक कॉमेडी वीडियो था, ब्रो प्रोटीन। वो ना जिम में होते ना थोड़े रिटार्डेड वाले जो बॉडी बिल्डर, जो बाइसेप बना के घूम रहे हो, ब्रो प्रोटीन खा यार, प्रोटीन यार तू। वो प्रोटीन, उनको पता है मसल बनाने के लिए प्रोटीन है ना। तो मसल में भी प्रोटीन होते हैं, कौन से? एक्टिन एंड मायोसिन। इसमें ज्यादा डीप में मत घुसो पीसीएम वालों। हाँ, बायो वाले बच्चे हैं तो उनको एक्टिन मायोसिन पता ही होना चाहिए, और पता होगा, आई एम वेरी श्योर। स्केलेटल प्रोटीन्स, स्केलेटल मसल्स में होता है काफी सारा, पर पीसीएम वाले बच्चे घुसो मत, याद करो। 2-3 नाम है, याद कर लो, पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। एक्टिन मायोसिन मसल में, केराटिन बाल में, ठीक है। तो प्रोटीन्स का बेसिक आइडिया आ गया। यहां तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स खत्म कर लिए, प्रोटीन्स का हमने बेसिक आइडिया ले लिया, लिपिड्स हमारा बचा है, वो एक मुझे एक क्लास और लगेगी वो खत्म करने के लिए। ठीक है बच्चों।